हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द पैंडेमिक्स। आज की वीडियो में हम लोग बायोकेमिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन आपके ई के टी यू एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। अगर आप इनको ठीक से पढ़ लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। इसमें शॉर्ट क्वेश्चन भी हैं, लॉन्ग क्वेश्चन भी हैं और डिफरेंट तरीके की हैं जो डिफरेंट यूनिट को कवर करते हैं, लाइक वाटर, अमीनो एसिड, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लियोटाइड, मेटाबॉलिज्म। सो आपको मैंने अपने क्लासेस में भी पढ़ाया होगा। जो बच्चे मुझसे पढ़े हैं वो जानते हैं मेटाबॉलिज्म में एक चीज़ होता है एनाबॉलिज्म, एक कैटाबॉलिज्म। तो हमें दोनों को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना होता है, क्योंकि एनाबॉलिज्म सिंथेटिक होता है और कैटाबॉलिज्म डिस्ट्रक्टिव होता है। तो दोनों चीज़ का कॉम्बिनेशन मेटाबॉलिज्म होता है, ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। और वही सब चीज़ का कॉम्बिनेशन हमारा बायोकेमिकल रिएक्शन को दिखाता है, जो हम बायोकेमिस्ट्री में पढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कॉम्प्रिहेंसिव है, सारे सिलेबस कवर करते हैं। अगर आप इन क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं तो अच्छे नंबर श्योरली सिक्योर करोगे आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए, जो कि केटीयू के लिए इंपॉर्टेंट है और डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं इन क्वेश्चन को। देखिए, पहला हमारा क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द बेसिक डिफरेंस इन de novo एंड salvage pathway ऑफ न्यूक्लियोटाइड मेटाबॉलिज्म। तो यहाँ पे हमने आंसर लिख रखा है, द की डिफरेंस between de novo and salvage pathway is that de novo synthesis of purine metabolism refer to the process that utilize small molecules such as phosphorus, amino acid, CO2, etc. मतलब कि डिफरेंट अमीनो एसिड, फास्फोरस, अमीनो एसिड, CO2 रिक्वायर्ड होते हैं। मतलब कि एकदम स्क्रैच से, एकदम बेस से जब आप किसी चीज़ का सिंथेसिस करते हैं, मतलब किसी चीज़ मीन्स न्यूक्लियोटाइड्स का, चाहे प्यूरिन हो या pyrimidine हो, तो दैट इज de novo pathway फ्रॉम स्टार्टिंग। वहीं साल्वेज पाथवे क्या कहता है? साल्वेज पाथवे बोलता है कि purine synthesis refer the salvage pathway of purines refer to the process that utilize purine base and purine nucleoside in order to produce purine nucleotide। तो अल्टीमेटली हमें क्या बनाना है? प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड्स। तो प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड्स कैसे बनेंगे? प्यूरिन बेसिस से। फ्री प्यूरिन बेसिस, ये फ्री प्यूरिन बेसिस आते कहाँ से हैं? ये आते हैं ड्यूरिंग द डिग्रेडेशन, रिसाइक्लिंग और डाइटरी अपटेक से। सेम ही सेम प्यूरिन न्यूक्लियोसाइड, सेम चीज आते हैं, ठीक है। तो मतलब ये है कि डिनोवो पाथवे और साल्वेज में क्या डिफरेंस है? डिनोवो में आपके बेसिक मॉलिक्यूल से, प्रिकर्सर मॉलिक्यूल से प्यूरिन और pyrimidine सिंथेसिस होता है। वहीं साल्वेज पाथवे में क्या होता है कि जो फ्री बेसिस हैं और फ्री न्यूक्लियोसाइड्स हैं, उनसे न्यूक्लियोटाइड का सिंथेसिस होता है, ठीक है। फिर उसके बाद एक क्वेश्चन है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन पीएच एंड पीओएच एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ 25 डिग्री सेंटीग्रेड इसलिए लिखा गया है कि इस कंडीशन पे डिसोसिएशन प्रॉपर से होता है, रूम टेम्परेचर है, आइडियल कंडीशन है। पीएच और पीओएच मिला के 14 बनाते हैं। इसका डेरिवेशन आप देख सकते हैं, जैसे कि जो आपका के डब्ल्यू होता है, के डब्ल्यू दिखाता है कि पी हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन और ओ एच कंसेंट्रेशन का मल्टीप्लीकेशन होता है, जो 10⁻⁻14 के इक्वल टू होता है। और उसी से हम डेराइव करते हैं सारे इस चीज को, पीएच का और पीओएच का डेरिवेशन, जो बताता है कि अगर पानी है और उसमें H कंसंट्रेशन और H आयन कंसंट्रेशन, OH आयन कंसंट्रेशन इक्वल होंगे, जो कि 10⁻⁷ के इक्वल टू होंगे, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है, विच स्टीरियोआइसोमर ऑफ अमीनो एसिड रेसिड्यू इन प्रोटीन मॉलिक्यूल आर एक्सक्लूसिवली फाउंड। ठीक है, इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि अमीनो एसिड जो प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व होते हैं, उनमें कौन सा स्टीरियोआइसोमर प्रीडोमिनेंट होता है। ठीक है, जैसा कि हम जानते हैं दो तरीके की आइसोमेरिज्म होती है ना, एक एल आइसोमर और एक डी आइसोमर, जो डिपेंड करता है कि वो मॉलिक्यूल कितना ऑप्टिकली एक्टिव है और किस डायरेक्शन में प्लेन पोलराइज लाइट को घुमाता है। तो जो हमारे प्रोटीन में अमीनो एसिड होते हैं वो प्रीडोमिनेटली एल स्टीरियोमर होते हैं, लिवो रोटेटरी होते हैं और पर्टिकुलर डायरेक्शन में लाइट को घुमाते हैं। जो नेचर में पाए जाने जितने अमीनो एसिड हैं वो एल स्टीरियो आइसोमर ही होते हैं। ये नेचुरल सिलेक्शन से थ्रू हुआ है और इसमें कोई दिमाग ज़्यादा लगाना नहीं है, केवल याद रखना है कि एल स्टीरियोमर एक्सक्लूसिव होते हैं। जो एल अमीनो एसिड होते हैं वही प्रोटीन सिंथेसिस में फॉर्म करते हैं, डी स्टीरियोमर कोई भी नहीं होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल नेम ऑफ एचजीपीआरटी एंजाइम। एचजीपीआरटी एंजाइम का पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम होता है हाइपोजेंथिन ग्वानिन फास्फोराइबोसिल ट्रांसफरेज। ठीक है, इसमें दो पार्ट हैं, हाइपोजेंथिन और ग्वानिन। ठीक है, ये क्या रिफर करते हैं? प्यूरिन बेसिस जिस पे एंजाइम काम करेगा। और दूसरा फास्फोराइबोसिल ट्रांसफरेज। फास्फोराइबोसिल ट्रांसफरेज क्या दिखाता है कि फास्फोराइबोसिल जो ग्रुप है, मतलब फास्फेट ग्रुप अलोंग विद
राइबोसिल शुगर उसका ट्रांसफर करता है और ये इंपॉर्टेंट एंजाइम है जो साल्वेज पाथवे में आपका काम करता है। जैसा कि आप जानते होंगे एचजीपीआरटी एंजाइम की कमी से लीच-नाइन सिंड्रोम होता है, जो गाउट जैसी सिचुएशन को क्रिएट करता है, जिसमें आदमी के शरीर में डिफरेंट पार्ट में यूरिक एसिड जमा हो जाता है। सेम तरीके टॉफ़ी होता है जो सॉफ्ट टिश्यू में यूरिक एसिड के जमाने को इंडिकेट करता है, ठीक है? तो 2 कंडीशन हो गई यहाँ पे, एक टॉफ़ी हो गई, एक गाउट हो गया, जो एचजीपीआरटी एंजाइम की डेफिशिएंसी से होती है, ठीक है? फिर अगला है व्हिच बॉन्ड स्टेबलाइज प्रोटीन सेकेंडरी स्ट्रक्चर, ऐसा कौन सा बॉन्ड है, कौन सा बॉन्ड है जो प्रोटीन सेकेंडरी स्ट्रक्चर को स्टेबलाइज करता है। तो हम जैसे जानते हैं दो इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर हैं, एक प्राइमरी स्ट्रक्चर, एक सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शियरी एंड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर भी होते हैं। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर जो बेसिकली होता है वो पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू होता है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो होता है आपका हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू होता है। जैसा कि हम जानते हैं दो तरीके के सेकेंडरी स्ट्रक्चर होते हैं, एक प्रोटीन, एक होता है अल्फा हेलिक्स, दूसरा होता है बीटा शीट। तो अल्फा हेलिक्स क्या होता है, हेलिकल फॉर्म में होता है, इसमें 3.4 अमीनो एसिड पर टर्न होते हैं और सेम ही तरीके से बीटा शीट होता है, इसमें दो चेन होती हैं जो बीटा टर्न के थ्रू, मतलब जो टर्न होता है उसके थ्रू जो कनेक्टेड रहती हैं। ये पैरेलल और एंटी पैरेलल दो कन्फर्मेशन में दो फॉर्म में होती हैं, ठीक है? अभी रामचंद्रन प्लॉट आपने पढ़ा होगा, उसमें आपने देखा होगा किस किस जगह पे इनका कन्फर्मेशन अलाउड होता है, ठीक है? अभी वो भी आगे आएगा, ठीक है? फिर अगला क्वेश्चन है व्हाट इज म्यूटा रोटेशन। तो इसका आंसर है म्यूटा रोटेशन इज अ चेंज ऑफ द ऑप्टिकल रोटेशन ऑफ अ सॉल्यूशन ओवर टाइम। मतलब कि अगर आप कोई मोनोसेकेराइड को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो क्या होगा कि अगर मान लीजिए आपने लिया है एल फॉर्म, ठीक है? एल फॉर्म लिया है उस पर्टिकुलर मोनोसेकेराइड का और उसे आप वाटर में डिसॉल्व कर लें तो कुछ समय बाद क्या होगा कि वो डी फॉर्म में हो जाएगा या दोनों का मिक्सचर हो जाएगा और जो आपका ऑप्टिकल रोटेशन होगा, जो प्राइमरी शुरू में रहा होगा, कुछ समय बाद वो चेंज हो जाएगा, ठीक है? इट इज ऑकर व्हेन द रेशियो ऑफ टू एनोमेरिक फॉर्म ऑफ शुगर चेंज अंटिल दे रीच द इक्विलिब्रियम। मतलब कि दो एनोमेरिक फॉर्म होते हैं। एनोमेरिक कार्बन हमने बताया था कि हेमिसिटल और हेमिक्विटल फॉर्मेशन से जब होता है तो एक कैटालिटिक सेंटर जनरेट होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, वो कार्बन जो पर्टिकुलर होता है उसे एनोमेरिक कार्बन बताते हैं, बोलते हैं, ठीक है? ठीक है? सिंपल है, आप इसको ध्यान रखेंगे तो समझ में आएगा, ठीक है? लेकिन ये आंसर जो है इनको आप याद कर सकते हैं और साथ ही साथ जो मैं बोलता रहा हूँ उसको दिमाग में डालते जाएँ, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन है डिफरेंस इन डेल्टा एंड ओमेगा नोमेनक्लेचर ऑफ द फैटी एसिड, ठीक? तो डेल्टा एंड ओमेगा नोमेनक्लेचर ऑफ फैटी एसिड, दो नोमेनक्लेचर होते हैं। जैसा कि हम जानते हैं फैटी एसिड क्या होते हैं, ये कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं जिसमें लंबी चेन होती है हाइड्रोकार्बन की। जैसे मान लीजिए 17 कार्बन, 16 कार्बन, 16 कार्बन पामिटिक एसिड है। तो इसमें नोमेनक्लेचर दो तरीके से होता है। एक बार होता है जब कार्बोक्सिलिक टर्मिनल से करते हैं तो डेल्टा नोमेनक्लेचर क्या दिखाता है कि जब काउंटिंग कार्बोक्सिलिक एंड से करते हैं तो डेल्टा नोमेनक्लेचर होता है और ओमेगा नोमेनक्लेचर कब होता है, जब मेथिल एंड से करते हैं, ठीक है? तो इसमें बेसिकली किस लिए होता है कि जो डबल बॉन्ड की पोजीशन होती है उसको काउंट करने के लिए डेल्टा और ओमेगा नोमेनक्लेचर इंपॉर्टेंट है। मतलब जैसे मान लीजिए 5वें कार्बन पे है तो 5 डेल्टा 5 कर लिखेंगे, या अगर मेथिल ग्रुप से 6वें कार्बन पे है तो ओमेगा 5 इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है? ठीक है? तो ये वन लाइनर 2-2 नंबर के अगर आप क्वेश्चन आते हैं, मतलब आते हैं, तो इस तरीके से इनके आंसर भी लिख भी सकते हो, ठीक है? फिर अगला क्वेश्चन है हाउ पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, डिस्क्राइब द केमिकल रिएक्शन मेड द पेप्टाइड बॉन्ड बिटवीन ग्लाइसिन एंड वेलिन। ठीक है? तो पेप्टाइड बॉन्ड जैसा कि हम जानते हैं कि दो अमीनो एसिड के बीच में कंडेंसेशन रिएक्शन होता है। अमीनो टर्मिनल और कार्बोक्सिलिक टर्मिनल इंटरैक्ट करते हैं, कंडेंसेशन रिएक्शन होता है। तो एक पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है जो कोवेलेंट इन नेचर होता है, ठीक है? ये डिहाइड्रेशन रिएक्शन है, ठीक? तो यहाँ पे मैंने बताया हुआ है एलानिन और लूसीन जैसे हैं दो अमीनो एसिड हैं और इनके बीच में कंडेंसेशन रिएक्शन हो रहा है तो एल एलानिन एंड लूसीन बनेगा। अब यहाँ पे देखिए इसका नाम कैसे करते हैं, जो पहले वाला होगा, ठीक है, उसे एलानिल कहेंगे, फिर उसके बाद दूसरे वाले का नाम पूरा लिखेंगे तो एल एलानाइल एल ल्यूसीन, ठीक है? इस तरीके से इसका नॉमेनक्लेचर करते हैं, ठीक है? अगर जैसे मैंने पूछा है यहाँ पे इस क्वेश्चन में ग्लाइसिन और वेलिन के बीच में क्या हो रहा है, तो यहाँ पे पूरा रिएक्शन में दिखाया है इसको। आप पॉज करके देख सकते हैं, यहाँ पे ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर बना है। ग्लाइसिन एक अमीनो एसिड है जिसमें आर चेन में हाइड्रोजन होता है, ठीक है?
और किसी अमीनो एसिड में आर चेन इतनी ईज़ी नहीं होती है। इसमें आर चेन में हाइड्रोजन होता है, इसीलिए ये ऑप्टिकली इनएक्टिव भी होता है, आपको मालूम होगा। ठीक है? तो यहाँ पे पूरा रिएक्शन मैंने बनाया हुआ है ग्लाइसिन और वेलिन, और इस तरीके से आपका ग्लाइसिल वेलिन बन रहा है। ठीक है? अच्छा, इसमें एक चीज़ इम्पोर्टेंट ये होता है कि जब आप दोनों चीज़ को मिक्स करते हैं, तो जैसे प्रोटीन सिंथेसिस होता है, तो प्रोटीन सिंथेसिस बहुत पर्टिकुलर होता है, लेकिन अगर आप इसको नॉर्मली रिएक्शन में करना चाहेंगे, तो जो ओरिएंटेशन है, जैसे कि एलानिल पहले है, लूसीन पहले है, ठीक है? तो कौन चीज़ एन टर्मिनल पे फ्यूज़ कर रहा है, कौन चीज़ सी टर्मिनल फ्यूज़ कर रहा है, मेजर प्रोडक्ट, माइनर प्रोडक्ट क्या होगा, ये आपको देखना पड़ेगा, लेकिन ये आउट ऑफ कोर्स है, ठीक है? तो इसको अभी इतना समझने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इसमें एक मेजर प्रोडक्ट होता है, माइनर प्रोडक्ट होता है, तो मेजर प्रोडक्ट जो आप चाह रहे हैं वो बनेगा, और माइनर प्रोडक्ट वो डिपेंड करता है कि रिएक्शन की कंडीशन पे। ठीक है? अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज बफरिंग मैकेनिज्म ऑफ बफर, एक्सप्लेन द एग्जांपल ऑफ स्टेट बफर। ठीक है? तो यहाँ पे पूछा गया है बफरिंग मैकेनिज्म क्या होती है, तो सबसे पहले आपको डिफाइन करना पड़ेगा बफर क्या होता है, फिर आपको बताना पड़ेगा बफरिंग मैकेनिज्म कैसे काम करती है। ठीक है? तो बफर, जैसे कि हम जानते हैं, एक सॉल्यूशन होता है जो पीएच रेजिस्टेंस का चेंज करता है जब स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और बेस उसमें ऐड किया जाता है। तो मतलब ऐसा सॉल्यूशन, इसमें स्मॉल अमाउंट में एसिड डालो या बेस डालो, तो ये अपने पीएच को रेजिस्ट करता है। ठीक है? दिस इज अचीव थ्रू द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ऑफ द बफर कंडीशन कंपोनेंट व्हेन एसिड इज एडेड। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है, ये डायग्राम काफी अच्छा है कि जैसे कि यहाँ पे देखिए पीएच 7 है और पीएच 7 है, दो कंटेनर है, एक में वाटर है, दूसरे में वाटर प्लस बफर है। ठीक है? तो वाटर में अगर आप थोड़ा सा एसिड डालोगे, सपोज दैट HCl आपने ऐड किया, तो इसका पीएच बहुत तेजी से ड्रॉप होगा, जो कि 3.2 के अराउंड हो जाएगा, और अगर इसमें कोई इंडिकेटर मिला हुआ है तो इसका कलर चेंज हो जाएगा। सेम तरीके से बेस अगर आप ऐड करोगे, तो तुरंत ही इसका पीएच बहुत ज़्यादा गिर जाएगा और 11.5 हो जाएगा। ठीक है? सेम, लेकिन अगर इस वाटर के साथ आपका कोई पर्टिकुलर बफर पड़ा हुआ है, तो इसमें पीएच जो होगा वो चेंज नहीं होगा। ठीक है? तो ये बफर इस तरीके से काम करता है। अब ये काम कैसे करता है, तो आप इसमें क्या होता है कि बफर इस तरीके के सॉल्यूशन होते हैं कि आप उसमें अगर हाइड्रोजन आयन ऐड कर रहे हो, तो काउंटरली OH आयन प्रोड्यूस हो जाएँगे, और जो एसिडिक जो इस एसिडिटी प्रोवाइड करने वाले हाइड्रोजन आयन है, उनको कंपनसेट कर देगा। सेम तरीके बेसिसिटी में भी OH आयन होता है, जैसे मालूम है OH आयन होता है बेसिक सॉल्यूशन में, जब हम बेस ऐड करेंगे तो OH आयन प्रोवाइड करेगा। सेम तरीके से जब क्या बोलते हैं, इसमें OH आयन ज़्यादा ऐड करेंगे, तो क्या होगा कि उसमें उसके काउंटर में जो आपका सॉल्यूशन होगा वो H आयन प्रोड्यूस करेगा, और आपका वाटर का जो जो इसका पीएच होगा स्टेबल रहेगा। ठीक है? तो ये डिपेंड करता है 2-3 चीज़ों पे, इक्विलिब्रियम पे, मतलब किस तरीके से इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो रहा है, ठीक है? साथ ही साथ इस पे डिपेंड करता है कॉमन आयन इफेक्ट पे, कुछ चीज़ें हैं जो आपको पढ़नी पड़ेंगी, ठीक है? लेकिन यहाँ से अगर आप इतना पढ़ लेते हो कि ड्यूअल आयन इंश्योर दैट द सिस्टम पीएच रिमेन कांस्टेंट, एसेंशियल फॉर मेनी बायोलॉजिकल एंड केमिकल रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिड, न्यूट्रलाइजेशन ऑफ बेस, पीएच स्टेबिलिटी। 3 पॉइंट है जो आपको याद रखने हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है बफर को डिफाइन करने के लिए, समझाने के लिए, ठीक है? तो इसमें 2 तरीके की सॉल्यूशन, 2 तरीके के बफर होते हैं, एक एसिडिक बफर होता है और एक बेसिक बफर होता है। एसिडिक बफर क्या होता है कि वीक एसिड होगा और उसका साल्ट होगा किसी स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, ठीक है? सेम तरीके से बेसिक बफर होगा, उसमें वीक बेस और उसका एक साल्ट होगा जो स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ बना होगा, ठीक है? तो यहाँ पे देख सकते हैं हमने सोडियम एसीटेट का एग्जाम्पल पूछा था, और इससे आप अच्छे से समझ सकते हैं। तो सोडियम एसीटेट का डिसोसिएशन कैसे होता है, सोडियम एसीटेट क्या देगा, एसीटेट आयन और सोडियम आयन सेम तरीके से, जो आपका एसिटिक एसिड है, क्योंकि ये एसिडिक बफर का एग्जाम्पल है, तो इसमें क्या होगा, एक एसिटिक एसिड होगा, साथ ही साथ सोडियम एसीटेट का वो मिक्सचर होगा इक्विमोलर अमाउंट में, ठीक है? तो यहाँ पे आप देख सकते हो, तो जब इसमें एसिड ऐड किया जाएगा तो क्या होगा, ठीक है? एसिड ऐड किया जाएगा तो आपके एसिड डिसोसिएट होंगे, ठीक है? एसिड डिसोसिएट होंगे, एसीटेट आयन, ठीक है? यहाँ पे दिया हुआ जैसे कि व्हेन एसिड एट HCl, तो H आयन ज़्यादा हो जाएंगे, H आयन ज़्यादा हो जाएंगे, तो आपका जो एसीटेट है, मतलब वीक एसिड का एसीटेट, और साथ ही साथ सोडियम एसीटेट का जो एसीटेट वाला पार्ट है, यहाँ पे आप देख सकते हो, ये वाला, दो उसके साथ ऐड हो जाएंगे, मतलब उसके साथ ऐड हो जाएंगे तो एसिटिक एसिड बनेगा, और आपका जो पीएच की कंडीशन है वो स्टेबल रहेगी। सेम तरीके से जब बेस ऐड करोगे, तो
यहाँ पे आप देख सकते हो वाटर मॉलिक्यूल ज़्यादा बन जाएंगे और एसिटेट आयन हो जाएगा, और ये एसिटेट आयन आपके Na के साथ में ऐड करके मिक्स होके आपका एसिटेट साल्ट बना लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से भी आपका पीएच रेजिस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको डिफाइन कर सकते हो, बता सकते हो। ये जो लैंग्वेज लिखी है आप पढ़ सकते हो, तो काफ़ी यूजफुल रहेगा। ठीक है, प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज में सिंपली है पीएच रेजिस्टेंस, कैपेसिटी। ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन की कैपेसिटी होती है, जो सोल्यूशन उसमें ऐड करोगे बफर कैपेसिटी बोलते हैं। ठीक है, कितना रेजिस्ट कर सकता है, डिफरेंट 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 टाइप के बफर्स होते हैं। कुछ होते हैं जो ज़्यादा अमाउंट में एसिड और बेस ऐड करने पे पीएच रेजिस्ट करते हैं, कुछ कम ही रेजिस्ट कर सकते हैं। ठीक है, ठीक, ऑप्टिमाइजेशन ऑफ पीएच रेंज करता है। ठीक है, डिफरेंट तरीके के बायोलॉजिकल बफर होते हैं, एक फॉर एग्जांपल फास्फेट बफर, बाइकार्बोनेट बफर, ट्रेस बफर। ठीक है, ये बायोलॉजिकल सिस्टम में यूज होते हैं। जैसे बाइकार्बोनेट बफर बहुत अच्छा एग्जांपल है बायोलॉजिकल बफर का। जब हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड अंदर के पानी से मिलके कार्बोनिक एसिड बनाता है, और कार्बोनिक एसिड सोडियम के साथ, जो हमारे शरीर में फ्री सोडियम होते हैं उनके साथ मिलके सोडियम कार्बोनेट बना लेता है, और सोडियम बाइकार्बोनेट बनाता है। तो इसमें बाइकार्बोनेट और सोडियम आयन अलग-अलग हो जाते हैं। तो वही बाइकार्बोनेट आपके CO2 ट्रांसफर के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक? इनका एप्लीकेशन क्या है? इनका एप्लीकेशन बायोलॉजिकल सिस्टम में पीएच मेंटेनेंस के लिए। हमारे बॉडी का पीएच, ब्लड का पीएच 7.4 होता है। जैसा कि हम जानते हैं, अगर हमारे बॉडी का पीएच कम हो गया तो बहुत लीथल कंडीशन आ जाती है। तो ये बाइकार्बोनेट बफर जो होंगे उन उस पीएच को मेंटेन करने के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। मेडिसिन, मेडिसिन जो होती है, इंट्रावेनस सॉल्यूशन इंक्लूड फॉस्फेट बफर टू मेंटेन द नेसेसरी पीएच फॉर द ड्रग डिलीवरी। जैसे कि कई बार क्या होता है, आदमी ट्रॉमेटिक होता है, किसी डिजीज होती है, तो फॉस्फेट बफर या बाइकार्बोनेट बफर इंजेक्ट किए जाते हैं बॉडी के पीएच को मेंटेन करने के लिए और उसकी लाइफ सेविंग के लिए। ठीक है, इंडस्ट्री इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डाइज और डिफरेंट अदर मटेरियल जो पीएच सेंसिटिव होते हैं उनके पीएच को कंट्रोल करने के लिए डिफरेंट टाइप के बफर यूज किए जाते हैं। ठीक है, सेम तरीके से केमिकल रिएक्शन, बहुत सारे केमिकल रिएक्शन होते हैं जहाँ पे पीएच बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कोई एंजाइमेटिक रिएक्शन है ना, इस तरीके की चीजें, तो आप वहां पे बफर का यूज करते हो। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है